बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौज़ू है वो है साइफ़र केस में तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है 17 अक्टूबर को। ठीक है जी, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उनके साथ वो भी हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि फ़र्द जुर्म वाली जो सूरत हाल है ये वो स्टेज है कि जिससे बचने के लिए खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेले हैं। और आज भी अभी भी मकसद आप ये देखें कि तरीका वारदात उनका क्या है कि जनाब फ़लाँ जज के पास केस लगा है, ओके, जज की जो अपॉइंटमेंट है वो चैलेंज कर दी। ठीक है जी, जज ने कहा जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट दे, उनका वो हुक्म चैलेंज कर दिया। फ़र्द जुर्म और भी फ़र्द जुर्म जो है वो चैलेंज हुई है। ठीक है, अब 17 अक्टूबर को ये है तो सही है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म चार्ज फ्रेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने चैलेंज किया है हो सकता है कि एक मरतबा फिर जो है ये फ़र्द जुर्म टल जाए उनके साथ। लेकिन ये मैं जो कह रहा हूँ कि इस सूरत हाल से बचने के लिए, इस स्टेज तक पहुँचने से बचने के लिए खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, लेकिन आखिरकार वो इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि काश थोड़ा सा मकसद, अभी तो जेल में गए हैं ना, वो जो एक बना लिया था ना जी खान साहब हमारी रेड लाइन है, ओके रेड लाइन है। खान साहब अगर तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है तो हर पार्टी का चेयरमैन जो है ना वो अपनी पार्टी की रेड लाइन है। ठीक है, उस वक्त अगर खान साहब जेल में चले जाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलत भी मिलती जेल के अंदर, उनको बेहतर क्लास भी मिल जाती जो वो चाह रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि उस वक्त सज़ाएँ जल्द अज जल्द मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो सज़ाएँ कालअदम भी करवा सकते थे। अब कैसे करवा सकते थे मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि काजी फाइज साहब के आने से पहले वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो जेल में नहीं जाना। मतलब वो उन्होंने कहा जी आई एम समथिंग स्पेशल, मैं जेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। आखिरकार वो जेल में गए, उनका ख्याल ये था कि मैं अगर जेल में गया तो पता नहीं मुल्क के अंदर क्या हो जाएगा, उदम मच जाएगा, क़यामत आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने गिरफ़्तार करना था वो खान साहब से बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, तो वो जेल में गए और फिर अब तोशा खाना केस में उन्हें सज़ा हुई। ठीक है, वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कलअदम हुई। अब साइफ़र केस है। अच्छा, ये साइफ़र केस जो है ये तोशा खाना केस से आप ये समझें कि कहीं ज़्यादा जो है ये इसकी संगीनी है। इसकी संगीनी इसलिए कि ये मुल्क की सलामती के साथ इसका ताल्लुक़ है। ठीक है जी, लेकिन अब इस हवाले से भी बड़े अजीब अजीब दलाइल दिए जा रहे हैं। यानी आम जो एक्सपोर्टर है उसे तो छोड़ देना, एक आम सतह का जो कारकुन है उसकी सतह के ऊपर अगर आप बहस करेंगे तो वो उसकी कुछ और ज़हनी सतह होती है। अच्छा, सियासी कारकुन की कुछ और होती है, सियासी रहनुमाओं की कुछ और होती है, चले उन्हें भी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब PTI के जो चोटी के वकील हैं ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट, अब उससे बड़ी कौन सी अदालत है, उन्हें भी ये कहते हुए आपने सुना गया कि जी नहीं, खान साहब को इसमें कोई सज़ा हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, इसलिए कि साइफ़र जो है उसकी एक ही कापी होती है। अच्छा जी, एक ही कापी, वो तो मतलब फ़ॉरेन ऑफिस में होती है, वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के अंदर होती है। तो खान साहब ने कौन सा ये हलफ की खिलाफवर्जी की? उन्हें इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि भाईजान मान लिया कि एक ही कापी होती है, लेकिन अगर एक ही कापी के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 2 3 लिखा हुआ है और 1 2 3 जो है वो बड़ा एक सिक्योरिटी, पूरा हाई सिक्योरिटी रिस्क है, मतलब बहुत बड़ी एक खुफिया दस्तावेज है 1 2 3 जो मुल्क की सलामती से रिलेट करती है, तो उसकी अगर फोटो कापी आ जाती है, नकल आ जाती है, वो खान साहब के पास आ जाती है या किसी भी XYZ किसी के पास भी आ जाती है, तो सर वो भी तो जो असल है उसी के मुकाबले में वो भी मुल्क की जो है सीक्रेट एक्ट के तहत जो है उसे भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब ये कहना कि नहीं वो असल कापी तो वहाँ पे है, ये एक बेकार की बहस है। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब किस कदर जो थे वो क्या कहते हैं, अब उन्हें खुद इत्मादी कहें या खुशफहमी कहें कि उन्हें अपने, मैं यही कह सकता हूँ कि उन्हें अपने सहूलतकारों पे किस कदर इत्माद था कि उन्होंने किसी बात को संजीदगी से लिया ही नहीं है। यानी आप एक ये देखें कि हसास एजेंसी के एक एहलकार का वो जिस नाम से पुकारते थे, मैं तो उन्हें नहीं भी खैर पुकार सकता, फिर अदालत के अंदर बैठ के उनसे पूछा गया जब वो 9 मई को अरेस्ट हुए थे कि जी इन हालात के ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने किसे ज़िम्मेदार करार दिया। ठीक है जी, इसी तरह साइफ़र केस के अंदर कोई और भी इशू हो सकता था, आप कागज़ ना लहराते, जेब से इस तरह आपने बिल्कुल निकाला कि जैसे कागज़ है, आपने कागज़ लहरा के पिंडी के अंदर जो जलसा हुआ था गालबन में हमने 27 मार्च 2022 को, तो उसके अंदर लहरा के उन्होंने कहा जी ये साइफ़र है। अच्छा चले, यहाँ तक भी बात हो गई।
اس کے بعد پھر انٹرویو کے اندر خود مانے ہیں کہ سائفر کے مجھ سے گم گیا جی. کمال ہے, کوئی مذاق بات ہے یعنی کہ یہ ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں گم گیا, یعنی گم گیا کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرہ کے ہاتھ لگ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جی گم گیا. اوکے اچھا جی, یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا جی گم گیا, اس کا اعتراف بھی کر لیا, اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو فرد جرم لگے گی اس کے ساتھ آپ کا ایز اے وٹنس ہوگا. اچھا اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے کہ ان کے فین کلب کی تو خیر ایک الگ بات ہے کہ وہ جو چاہے آپ کر لیں, انہوں نے خان صاحب کو جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ وہ جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے جی. لیکن پھر آپ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سائفر سے کھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ ملک کی جو مقصد سیکریٹس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان سے کبھی نہیں کھیلا جاتا. یہ خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے تھی, اور پرابلم یہی آ رہی ہے کہ 9 مئی کو اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ کہیں کراچی یا لاہور کے ریگل چوک کے اوپر نہیں ہوتا, لبرٹی پہ نہیں ہوتا, ایمپریس مارکیٹ کراچی پہ نہیں ہوتا, کراچی میں جامع کلاتھ کے اوپر نہیں ہوتا, لاہور کے اندر جی پی او کے اوپر نہیں ہوتا, یتیم خانہ چبرجی کے اندر نہیں ہوتا, نمائش کے اوپر کراچی میں نہیں ہوتا, بلکہ پورے پاکستان کے اندر وہ جو دفاعی حساس تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر صرف احتجاج بھی اگر ہو جاتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی, لیکن وہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے. کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اندر گھس کے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی اور انتہائی افسوسناک جو مناظر تھے وہ سب نے دیکھے. اس حد تک افسوسناک مناظر تھے کہ کسی کو وہ جرت نہیں ہوئی کہ ان کی حمایت کرنے کی, اور کر ہی نہیں کوئی سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد خان صاحب کی آڈیو جو آئی تھی اس کا بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ فرانسک ٹیسٹ ہو چکا ہے, اور اس میں خان صاحب کی جو آواز ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ خان صاحب کی ہی جو آواز ہے وہ تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جب فرد جرم عائد ہوگی تو اب اس سٹیج کے اوپر ان کی جماعت جو ہے اور ان کے وکیل جو کہہ رہے ہیں وہ حیرت میں ہیں, کیونکہ وہ عدالت جو ان سے پوچھتی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا. ٹھیک ہے جی. اب اس صورتحال کے اندر وہ لوگ جو خان صاحب کی رہائی کی جلد امید کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ ان کی یہ امید جو ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ کیس یہ سائفر والا بھی بڑا سنگین ہے, اور توشہ خانہ سے جس طرح میں نے کہا کہ ڈھیر زیادہ سنگینی ہے اس کیس کے اندر, اور اس سے بھی زیادہ جو سنگین کیس ہے ناظرین وہ ہے 9 مئی کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے, میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اور ہم سب کی مشکلات جو ہے وہ آسان کرے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ انسان کے اوپر جب اچھا وقت آتا ہے تو اس کو برے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ زندگی میں جو کریں وہ اپنے بل پہ کریں, سہولت کروں یا کسی دوسرے کے بل پہ نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ ایسے گڑھے میں گریں گے کہ جہاں سے آپ کے بچنے کے امکانات نہیں رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.